गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियर फिजिक्स। उसमें अपनी फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट कौन सी? न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद में हमने स्टार्ट की थी बाइंडिंग एनर्जी। किसकी? न्यूक्लियस की, नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी। और इसमें हमने पढ़ लिया था द्रव्यमान, क्षति, बाइंडिंग एनर्जी, इनके बारे में पढ़ लिया था। अब इससे पहले कि थोड़ा आगे स्टार्ट करें, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ नाभिक की द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? जब नाभिक का टोटल द्रव्यमान मास ऑफ न्यूक्लियस किससे कम हो? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, जितने भी उसमें हो, इससे कम होता है। तो ये क्या होती है? इसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, डेल्टा एम। वो हम लोगों ने निकाल ही ली थी। और बाइंडिंग एनर्जी, के बारे में हम बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बताई थी? बाइंडिंग एनर्जी वह एनर्जी या वह ऊर्जा जो एटम में या बाहर से किसी नाभिक में दी जाए, जिससे उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। ये प्रोटॉन जैसे साथ में थे और न्यूट्रॉन दोनों क्या हो जाए? पृथक पृथक हो जाए या फिर नाभिक से बाहर निकल जाए। तो वो क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। ये तो थी इसकी लैंग्वेज में, या अदर लैंग्वेज में कहें तो बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या करती है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को नाभिक में बांधे रखने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, नाभिक का स्थायित्व। नाभिक का स्थायित्व। नाभिक का स्थायित्व, इसके बारे में पढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन लिख लिया जी आप लोग इस पे, कि इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नाभिक के स्थायित्व का वर्णन करें। नाभिक के स्थायित्व का वर्णन करें तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ की व्याख्या करें। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ की व्याख्या करें। नाभिक के स्थायित्व, एक बार फिर से सुन लीजिए, नाभिक के स्थायित्व का या फिर स्थायित्व का वर्णन करें और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ की व्याख्या करें, अथवा सेगर चार्ट की व्याख्या करें, व्याख्या करें, अथवा N अपॉन जेड अनुपात को समझाइए। तो क्या क्वेश्चन हुआ कि नाभिक के स्थायित्व का वर्णन करें और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ की व्याख्या करें और इस सेगर चार्ट की भी व्याख्या, अथवा सेगर चार्ट की व्याख्या करें और N अपॉन जेड अनुपात को समझाइए। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो अब लिखिए, नाभिक का स्थायित्व। तो नाभिक का स्थायित्व आपको पता है, नाभिक भी दो प्रकार के होते हैं, स्थायी नाभिक और दूसरा अस्थायी नाभिक, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई था कि क्या होता है स्थायी नाभिक और क्या नहीं होता है अस्थायी नाभिक। चलो इसके आगे लिखते हैं आप। स्थायी नाभिक का स्थायित्व में लिखिए, वह नाभिक जिसका स्वतः विघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्वतः विघटन नहीं होता, अर्थात वह नाभिक जिनका सामान्य विकिरणों से विघटन नहीं होता, स्थायी नाभिक कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वह नाभिक जिसका स्वतः विघटन नहीं होता, अर्थात
जिनका सामान्य विकिरणों से विघटन नहीं होता है, कौन से नाभिक कहलाते हैं? स्थायी नाभिक कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए। 2He4 612 N714, ये इसके एग्जाम्पल हैं स्थायी नाभिक के। अब इसी के नीचे एरो डाल के लिखिए अस्थायी नाभिक। यूँ एरो डालिए और लिखिए अस्थायी नाभिक। ये जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, किसका? स्थायी नाभिक का। इसमें क्या होता है? वह नाभिक जिनका स्वतः विघटन होता है, स्वतः क्या होता है? विघटन होता है, अर्थात जिनका सामान्य विकिरणों से क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। कैसे नाभिक कहलाते हैं? अस्थायी नाभिक। तो लिखिए वह नाभिक जिनका स्वतः विघटन होता है, जिनका स्वतः विघटन होता है, अर्थात जिनका सामान्य विकिरणों द्वारा विघटन हो जाता है। कैसे विघटन हो जाता है? तो कैसे नाभिक कहलाते हैं? अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। ये क्या है? इसके अस्थायी नाभिक के क्या है? एग्जाम्पल हैं। उतारिए ये। तो आपको पता लग ही गया होगा स्थायी नाभिक कौन से होते हैं और अस्थायी नाभिक कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए पृथ्वी पर लगभग 274 स्थायी नाभिक उपस्थित होते हैं तथा लगभग 2000 अस्थायी नाभिक उपस्थित होते हैं। लिखिए पृथ्वी पर लगभग 274 स्थायी नाभिक उपस्थित होते हैं, जबकि 2000 लगभग अप्रोक्सीमेट 2000 कितने अस्थायी नाभिक उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए, नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए वह नाभिक जिनका स्वतः विघटन नहीं होता है, वह नाभिक जिनका स्वतः विघटन नहीं होता है, अर्थात जिन पर सामान्य विकिरणों का कोई असर नहीं होता है। लिखिए वह नाभिक, एरो डाल के, वह नाभिक जिनका स्वतः विघटन नहीं होता है, अर्थात जिन पर सामान्य विकिरणों का कोई प्रभाव नहीं होता है। नाभिक के स्थायित्व को बंधन ऊर्जा के द्वारा परिभाषित किया जाता है। लिखिए इसी में नाभिक के स्थायित्व को बंधन ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नाभिक के स्थायित्व को बंधन ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिन नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जा का मान अधिक प्राप्त होता है, वे नाभिक स्थायी होते हैं। वे नाभिक स्थायी होते हैं। एवं जिन नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जा का मान, जिन नाभिकों के लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान कम प्राप्त होता है, वह नाभिक अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं वो नाभिक? अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? जिन नाभिकों के लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान कैसे ज़्यादा हो,
कौन से? स्थायी नाभिक। और जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान क्या हो? कम हो। कैसे होते हैं? अस्थायी नाभिक। तो अब इनको समझते हैं कैसे। जैसे ये कोई एटम है और इसमें ये इसका हो गया क्या? नाभिक। तो एटम को तो हटा देते हैं, नाभिक को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये ले लिया हमने नाभिक, ये मान लिया नाभिक। और हमने बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देखी है पहले कि बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। इसी की वजह से क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह रहते हैं। तो जैसे ये एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे? अच्छे से पास में रहेंगे, तो इन्हें तोड़ना क्या होगा? ज़्यादा मुश्किल होगा। जबकि ये कम होगी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आसानी से नाभिक से बाहर निकल जा सकते हैं। तो समझ गए एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है नाभिक का, बाइंडिंग एनर्जी का। इसी में आगे लिखिए अतः, जहाँ छोड़ दिया था वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अतः नाभिक का स्थायित्व, अतः नाभिक का स्थायित्व क्या होता है? सोचो जरा, अब इतना पढ़ लिया तो थोड़ा सोचो क्या होगा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा के नाभिकीय बंधन ऊर्जा के समानुपाती होता है। तो लिखिए अतः नाभिक का स्थायित्व नाभिकीय बंधन ऊर्जा के कैसा होता है? समानुपाती होता है। हम नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या। नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ से, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वक्र या एनजेड। प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर, यानी कि जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड। तो लिखिए एरो डाल के नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या एनजेड ग्राफ द्वारा, एनजेड वक्र द्वारा भी की जाती है। एनजेड वक्र द्वारा भी की जाती है। इस एनपी ग्राफ को लिखिए, इस एनपी ग्राफ को एन अपॉन जेड ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनपी ग्राफ को एन अपॉन जेड ग्राफ भी कहते हैं। अब नीचे नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए इस वक्र की व्याख्या सेगर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन से नामक वैज्ञानिक ने की थी? सेगर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अनुसार नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। इस ग्राफ के अनुसार नाभिक अधिक स्थायी होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या कैसी हो? समान हो। अर्थात एन अपॉन जेड अनुपात अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए? अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या अगर समान होगी तो एन अपॉन जेड कितना हो जाएगा? जैसे मान लिया ये 5 और ये 5, तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो एन अपॉन जेड अनुपात लगभग कितना, अप्रोक्सीमेट कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। 1 प्राप्त होता है। और वे एनपी वक्र की सीधी रेखा ओबी में उपस्थित होते हैं। कैसे? और वह एनपी ग्राफ में सीधी रेखा ओबी, अभी ग्राफ बनाएंगे उसमें देख लेंगे, ओबी में उपस्थित होते हैं। तो लिख लीजिए इस एरो डाल के क्या लिखा था, सुन लीजिए एक बार फिर से दोबारा। इस ग्राफ की व्याख्या सेगर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अनुसार वे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान हो, अर्थात एन अपॉन जेड अनुपात लगभग 1 प्राप्त होता हो।
होता हो। तो वे नाभिक कैसे होते हैं? अधिक स्थायी। और वे एनपी रेखा में कैसे होते हैं? आगे लिख लीजिए। और वह एनपी रेखा वक्र की वह एनपी ग्राफ की या फिर एनपी वक्र की सीधी रेखा ओबी में उपस्थित होते हैं। एनपी वक्र की सीधी रेखा ओबी में उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट एरो डाल के फिर लिखिए, जो नाभिक ओबी रेखा के आसपास होते हैं वे अस्थायी नाभिक होते हैं। वे नाभिक जो ओबी रेखा के आसपास होते हैं अस्थायी नाभिक होते हैं तथा विघटित होकर ओबी रेखा की ओर नज़दीक आकर स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। वे नाभिक, लिखिए एरो डाल के, वे नाभिक जो ओबी रेखा के कैसे होते हैं? नज़दीक होते हैं या आसपास होते हैं अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। और वे विघटित होकर ओबी रेखा में आकर स्थायित्व ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? स्थायित्व ग्रहण करने की कोशिश करते हैं या स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। अब ग्राफ बनाइए एक बार, एनपी वक्र बनाते हैं। ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, दिख रहा है? ये हो गया ये। अब ओबी रेखा बना दीजिए, सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। अगर मुझसे सीधी ना बने तो आप लोग तो सीधी बनाना। सीधी तो नहीं है ये, थोड़ी टेढ़ी हो गई। बी, कौन सी हो गई? ओबी। ओबी। तो इसने क्या कहा कि जो नाभिक इसके आसपास, जहाँ कि मान लिया यहाँ नाभिक है, वो कैसे होते हैं? अस्थायी नाभिक। और वो विघटित होकर इसी में आने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं? स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। स्थायित्व प्राप्त करते हैं। स्थायित्व प्राप्त करते हैं। और जो नाभिक, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो नाभिक कैसे होते हैं? स्थायित्व होते हैं। वो कहाँ होते हैं? एनपी ग्राफ में ओबी रेखा, पहले लाइनें लिखी थी वो पढ़िए। पढ़ लिया कि वे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। जो नाभिक अधिक स्थायी वो कहाँ पाए जाते हैं? एनपी ग्राफ की सीधी ओबी रेखा में उपस्थित होते हैं। और जो नाभिक अस्थायी होते हैं वो कहाँ होते हैं? इसमें, यही है इस ग्राफ में, तो इसके आसपास रहते हैं। अस्थायी नाभिक इसके आसपास रहते हैं जो विघटित होकर इसमें मिलने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं? इसमें आने की कोशिश करते हैं ओबी रेखा में और स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्टेबल हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। चलो इस डायग्राम को थोड़ा आगे करते हुए करते हैं। एक मिनट रुकिए आप लोग, मैं आपकी बुक उठा लूँ थोड़ी सी। तो ये डायग्राम बनाइए आप लोग। यहाँ इसके पास में कौन सा है? अल्फा डिके, अल्फा शेयर। ये क्या हो गया? अल्फा शेयर, ये एरो के निशान है। और फिर ये क्या हो गया? एक सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा।
ये कौन सा है, बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा डिके, और ये नेगेटिव बीटा डिके, नेगेटिव बीटा शेयर। तो ये डायग्राम बना लीजिए, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये डायग्राम बनाइए जल्दी, फिर इसके बारे में लिखते हैं। तो ये ग्राफ समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, अच्छे से समझा दिया है। अब इनके बारे में बात करेंगे। तो ये ग्राफ बनाइए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलो चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब लिखिए आगे, नाभिक का विघटन 3 प्रकार से होता है। लिखिए रो डाल के, नाभिक का विघटन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट लिखिए आप, अल्फा डिके, अल्फा डिके। दूसरा बीटा माइनस डिके, बीटा माइनस डिके शेयर यानी। और तीसरा कौन सा अपना, बीटा पॉजिटिव डिके। ये तीनों लिखिए। तो नाभिक का विघटन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। विघटन किसका? नाभिक का। कितने प्रकार से? 1, 2 और 3 प्रकार से होता है। तो एरो डाल के लिखिए, नाभिक का विघटन 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट अल्फा डिके, सेकंड बीटा माइनस डिके, और थर्ड अपना बीटा पॉजिटिव डिके यानी कि शेयर। तीनों उतारिए और फर्स्ट हेडिंग डालिए अल्फा शेयर या अल्फा डिके। फर्स्ट हेडिंग डालिए अपनी अल्फा डिके या अल्फा शेयर। नहीं, आप अल्फा शेयर ही लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, जो नाभिक स्थायी होते हैं या स्थायी क्षेत्र में जाते हैं, उनमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों में 2-2 मात्रक की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और देखते हैं कैसे होती है। लिखिए, इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए, स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए, इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, नाभिक के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों में, नाभिक के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों में 2 इकाई की कमी हो जाती है। दोनों में 2 इकाई की कमी हो जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, नाभिक के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों में क्या हो जाती है, 2 इकाई की कमी हो जाती है। तो कैसे होती है वो कमी, देखते हैं। एक्स, ये कोई अपने पास एटम है जिसमें ये प्रोटॉन और ये द्रव्यमान संख्या। अब इसका विघटन हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ, A-4 और Z-2। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर कमी तो 2-2 की हो रही है, प्रोटॉन में भी 2 की कमी होती है और न्यूट्रॉन में भी 2 की कमी होती है, यानी कि P-2 और N-2।
यही है। तो इसमें क्या हो, प्रोटॉन में कितने की कमी हो रही है? 2 की। लेकिन ए क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कितनी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर इसमें टोटल कमी होगी तो जैसे निकालें न्यूट्रॉन की कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे करेंगे तो 2 तो क्या कम होंगे इसमें से? प्रोटॉन। और 2 ही कम क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तो दोनों 2 कम होके कितने कम हो जाएंगे? 4। उसमें से क्या कम होंगे? ये टोटल नंबर है, तो इसमें 2 तो क्या कम होंगे? प्रोटॉन। और 2 ही कम क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तो हमें क्या मिलेगा? हीलियम। कौन सा आइटम प्राप्त हो जाएगा? हीलियम। लिखिए आप लोग, या फिर बुक की तरह लिखना चाहे तो आप बुक की तरह भी लिख सकते हैं। एक्स जेड यानी कि प्रोटॉन, एन यानी न्यूट्रॉन। इसने बुक में बड़ा सिंपल दे रखा है, वाई। नया जो एटम आएगा तो जेड -2 और एन -2। तो क्या मिल जाएगा फिर हमें? वही 2He4 हीलियम। लिखिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? मिटा देता हूँ। अब सेकंड लिखिए अपना। कौन सा था सेकंड? बीटा नेगेटिव शेयर। लिखिए, इसमें लिखिए इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के न्यूट्रॉन में एक मात्रा घटता है तथा नाभिक के न्यूट्रॉन में एक इकाई की क्या होती है? कमी होती है। जबकि प्रोटॉन में क्या होता है? एक इकाई की वृद्धि होती है। लिखिए, इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए क्या होता है? इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के न्यूट्रॉन में एक इकाई की कमी होती है, जबकि उसके प्रोटॉन में एक इकाई की वृद्धि होती है। लिखिए, फिर कैसे करते हैं कैसे होती है? तो ये अपने पास कोई एटम है, इसकी एस है और ये इसका परमाणु क्रमांक है। अब इसने क्या कहा, जैसे कोई नया एटम है कि न्यूट्रॉन में कितनी कमी होती है? एक इकाई की। और प्रोटॉन में कितनी वृद्धि होती है? एक की वृद्धि होती है। तो जेड +1 और ये ए। कैसे? कि ऊपर क्या होगा कि प्रोटॉन में एक कमी होती है और प्रोटॉन में एक की वृद्धि होती है, न्यूट्रॉन में एक की कमी होती है। दोनों कैसे हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? सिर्फ ए बचेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा फिर? ये लो, E01 न्यूट्रिनो, जो कैसा होता है? कैसा? नेगेटिव। लिखिए, इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। C14
किस में टूटेगा ये? प्रोटॉन में कितने की वृद्धि होगी? 1 की। तो ऐसे की ऐसे, और ऊपर ऐसे के ऐसे। तो किसका होता है ये बताइए आप? न्यूट्रॉन का। सॉरी, न्यूट्रॉन का नहीं, नाइट्रोजन का। किसका होता है? नाइट्रोजन का। और साथ में क्या आ जाएगा? E0 -1। ये इसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। लिख लिया? अब आगे चलते हैं। हमारा जो तीसरा बचा है, आखिरी, तीसरा कौन सा है? बीटा। बीटा भी कौन सा वाला? पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव शेयर। तो इसमें लिखिए, इस शेयर में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के न्यूट्रॉन में क्या होती है? 1 इकाई की वृद्धि होती है, जबकि उसके प्रोटॉन में 1 इकाई की कमी होती है। लिखिए, इस क्षय में, चलो मैं ही लिख देता हूँ, इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए, या स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए, इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए, या फिर स्थायी की जगह आप स्थायित्व कर सकते हैं, जिसमें क्या हो? स्टेबल। जैसा कि मैंने पिछले दोनों में किया है। इस क्षय में स्थायित्व क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के न्यूट्रॉन में 1 इकाई की वृद्धि, जबकि तथा प्रोटॉन में 1 इकाई की कमी हो जाती है। लिखिए, इस क्षय में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के न्यूट्रॉन में 1 इकाई की वृद्धि तथा प्रोटॉन में 1 इकाई की कमी हो जाती है। तो वो कौन सा क्षय कहलाता है? बीटा पॉजिटिव क्षय। अब इसका एग्जाम्पल करता है। तो उसने क्या कहा कि प्रोटॉन में तो 1 इकाई की कमी हो जाती है, जबकि न्यूट्रॉन में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो फिर से ऊपर तो एक ही रहेगा, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है? 1 इकाई की तो कमी हो रही है किसमें? प्रोटॉन में, और 1 ही इकाई की वृद्धि हो रही है किसमें? न्यूट्रॉन में। तो दोनों कैसे हो गए? कैंसिल। तो क्या बचा? सिर्फ ए। तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? E0 पॉजिटिव 1 पॉजिट्रॉन। उतारिए। फिर इसका एक एग्जाम्पल भी करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। 7 and 14 ये किस में विघटित होता है? देखिए, जेड में कितने कमी हो रही है? 1 की, यानी कि 6।
और ऊपर ए, ऐसे कैसे रहेगा तो कितना आएगा 14। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, ये थोड़ा उल्टा है बस, ये 7 है। तो क्या मिला देखिए C, और साथ में क्या निकला 0 1। उतारिए। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। Cu कॉपर 2964 कीजिए आप लोग एक बार, देखते हैं क्या आता है। तो उसने क्या किया, प्रोटॉन में कितनी कमी हो रही है, 1 की, तो कितना आया 28, और ये एज इट इज रहेगा कितना 64। किसका होता है ये विन्यास कॉन्फ़िगरेशन, किसका, निकिल का, Ni का, और साथ में ये लो अपना पॉजिट्रॉन। जेड बराबर कितने हैं यहाँ पे 29, और न्यूट्रॉन कितने हैं 35। और इधर कितने हैं जेड बराबर 28, और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो उसमें से माइनस करेंगे तो 36। उतार लीजिए। हमने क्या किया कि दोनों में तो एग्जाम्पल कर लिए, लेकिन अपना जो अल्फा डीके था, क्या था अल्फा डीके, उसमें एग्जाम्पल नहीं किया। तो अगर जगह रह गई हो तो एक एग्जाम्पल कर लेना, या फिर जगह छोड़ के कर लेना। यूरेनियम 238 कितना होता है, और नीचे कितना होता है इसमें प्रोटॉन 92। तो अल्फा में क्या किया था, अल्फा शे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि इसमें इस शे में स्थायी क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों में 2-2 इकाई की कमी होती है, यही लिखा था ना। तो 2-2 इकाई की कमी करिए इसमें। किसमें, प्रोटॉन में कितनी कमी होती है 2 इकाई की, यानी कि 90। और ऊपर क्या होता है, ऊपर भी न्यूट्रॉन में कितनी कमी होती है 2 इकाई की, लेकिन ऊपर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 2 तो किसके कम होंगे न्यूट्रॉन के, और 2 ही किसके कम होंगे प्रोटॉन के। तो टोटल कितने कम होंगे 4 कम करते कितने आएंगे यहाँ पे 234। थोड़ा बड़े कर देता हूँ अगर नहीं दिखे तो, बड़े कर ही देते हैं 2 3 4। किसका आ गए सोचिए एक बार, किसका है ये थोरियम TH, और साथ में क्या है वो लिखिए देखें आप, क्या आएगा हीलियम। अब लिख लीजिए इसमें जेड बराबर कितने हैं 92, और प्रोटॉन कितने हैं इसमें से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करते आ जाएंगे। इसमें से कितने गए, कितने बजे 6, इसमें से कितने गए 4, कितना 1, न्यूट्रॉन कितना है 146।
और आप यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, जेड 90, और न्यूट्रॉन कितने आएंगे, माइनस कीजिए 2 3 4 -90, कितने आएंगे देखिए 1 4 4, कितने आ गए 1 4 4, देख लीजिए अब। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, और मैंने आपको इसमें क्वेश्चन लिखाई दिया था पहले कि कैसे पूछता है इसमें क्वेश्चन, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे क्या, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, यानी कि 90 द्रव मॉडल, द्रव बूंद मॉडल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आपके पेज नंबर 95 पे है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है बड़ा द्रव्यमान मॉडल का। तो हमारा ये जो पिछला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तभी के लिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपकी दिक्कत सॉल्व कर दी जाएगी।